मैं कोई नेता नहीं हूं, न मेरे पिताजी मंत्री न मेरा भाई मंत्री, दोनों भूतपूर्व सैनिक हैं। मैं एक पढ़ा लिखा एमएससी पीएचडी आदमी, इसी गांव का खेत खोद के पौध लगा के धान काट के यहाँ पहुँचा हूँ और इस सितारगंज का निर्माण राणाओं ने किया। लेकिन मुझे दुख होता है इस बात का, 20 साल की राजनीति करने वाले आदमी, उन्हें राणाओं को पर्दे के पीछे धकेल दिया। उन लोगों ने बोला बिकाऊ है। कैसे बिकाऊ हो सकते हैं? महाराणा प्रताप क्या बिकाऊ थे? अपने देश के लिए खून की लड़ाई लड़ दी, पूरा खून बहा दिया। वो आदमी बिक सकते हैं? उन लोगों ने उनको वोट के रूप में यूज किया है और मैं ये कभी कदापि नहीं होने दूंगा। उत्तराखंड का निवासी अवसरवादी नहीं हो सकता है। देवस्थान है, लोग बोलते थे कातिल है, इसके भाषण में लोग मारे गए। अगर राणाओं का यहाँ उत्थान नहीं हुआ, अपना अगर विधायक चुन भी जाऊंगा तो उसी विधानसभा में त्यागपत्र के मुंह में दे के मारूंगा। मेरा आपसे वादा है इस बात का। मेरे पर लाठीचार्ज करा, गोली कांड करा, कुछ तो बोला होगा मैंने उत्तराखंड के लिए। इसकी तरफ से जो प्रत्याशी होगा, वाकई में वो आदमी, वो प्रत्याशी सोने की तरह खड़ा होगा। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हमारे साथ हैं फ़कीर सिंह कान्याल जी और कांग्रेस पार्टी के दावेदार हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं आने वाले चुनाव में। सर, सबसे पहले तो आपका थारू समाचार में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी आपका। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि हम एक तरह से आप जनप्रतिनिधि के रूप में आने वाले हैं या फिर आप राजनीति क्षेत्र में जो कि एक सामाजिक क्षेत्र है उससे आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है एक तरह से अपने आप को इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे कि आप जो है आने वाले समय में यहाँ के जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके नाम से पहले एक आपके नाम के बाद जो है राज्य आंदोलनकारी जुड़ा है, तो जनता ये जानना चाहती है कि आपने जो है किस तरह की भूमिका राज्य के आंदोलन में निभाई थी। एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए जी, मैं सन 87 में जब डीएसबी कैंपस नैनीताल में पढ़ाई करने गया था, तो उस समय हम लोग बहुत, आपको पता होगा कि उस समय इंटरमीडिएट में बहुत कम सारे लोग पास होते थे। अभी तो परसेंटेज बहुत सारे लोग होते हैं। सन 89 में मुलायम सरकार ने, हमारा जो उत्तराखंड था वो भी उत्तर प्रदेश में था उस समय, आरक्षण लागू कर दिया एडमिशन में। जबकि आज आपने देखा होगा कि तमाम प्राइवेट स्कूलों की भरमार है, प्राइमरी, हाई स्कूल, जूनियर, इंटर बहुत हैं। उस समय एक ब्लॉक में एक ही इंटर कॉलेज होता था और उन्होंने कहा कि जो ओबीसी आरक्षण 27% लागू करा, तो उन्होंने कहा भाई एडमिशन में भी 70% आरक्षण लागू होगा। जबकि हमारे प्रदेश में 3% ओबीसी थे। हमने कहा साहब, तमाम 5-6 हाई स्कूल हैं, 25-30 पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, लेकिन इंटर कॉलेज एक ही है और जनरल के लड़के, जो आम आदमी है, उनके बच्चे पढ़ के जब आ रहे हैं, ओबीसी वाले नहीं हैं और आप उनके लिए सीट खाली रखेंगे। जो बच्चा जनरल का है, हाई स्कूल में अच्छी डिवीजन पास होकर आया है और इंटर में एडमिशन नहीं पा रहा, लेकिन वो पद, वहाँ जगह खाली है, सीट खाली है, उसके बावजूद उन बच्चों को एडमिशन मिला क्योंकि आरक्षण है। हमने कहा साहब ये आरक्षण ख़त्म कर दीजिए या 3% कर दीजिए। तो मुलायम सिंह जी ने हमको धक्का मार के वहाँ से निकाल दिया कि जाओ आप अपने उत्तराखंड में वहीं बनाओ इसको। हमने कहा साहब अगर ऐसा होगा तो हम उत्तराखंड भी अलग बनाएंगे। उस समय फिर हमने आरक्षण की मांग नहीं करी। सन 90 में हमारी दिशा बदल गई। हमने जो है एक अपनी टीम बनाई युवाओं की, जो शिक्षित लोग थे। प्रोफेसर डी पांडे सन 1970 में हमारे कुमावी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे और उनकी जो है उनका जो सोच थी, वो कहते थे कि भौगोलिक परिस्थिति में जो है हमारा प्रदेश उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग है, ये अलग बनना चाहिए। विद्वान आदमी थे। आखिर में हमको लगा यार वो जो गुरुजी करते वो सही बात थी, हमको ज़रूरत पड़ गई। उस समय मैंने नैनीताल पढ़ता था, वहाँ पर आंदोलन की शुरुआत करी। मैंने एक डीआईजी का ऐसे पकड़ के स्टार खींच दिए, तो मुझे पुलिस ने मारा, थाने बंद करा। उसके बाद जब मैं पढ़ाई करके खटीमा आया, तो खटीमा के लोगों को भी मैंने अलग जगाई कि भाई ये उत्तराखंड अलग मांगो।
उत्तराखंड अलग मांगो, यहाँ हमारा ऐसा गुजारा नहीं होगा। ये जो पूरा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनके विकास से हमारा विकास टच नहीं कर पाएगा, यहाँ पर सुविधाएं पहुँचाने में समय लगेगा। तो मैंने खटीमा में भी इसका बिगुल फूंक दिया और सारे युवाओं को, छात्रों को अपनी टीम से जोड़ के नया आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। पुलिस ने मुझे लाठियों से बहुत मारा, कई बार बंद करा, फतेहपुर जेल भेजा। जेल भेजने के बाद जब मैं लौट के आया, जब खटीमा गोली कांड हुआ उसमें मैं स्पीच दे रहा था। लोग बोलते थे कातिल है, इसके भाषण में लोग मारे गए। मैंने कुछ तो ऐसा भाषण दिया होगा उत्तराखंड के लिए कि पुलिस ने मेरे पर लाठीचार्ज करा, गोली कांड करा, कुछ तो बोला होगा मैंने उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल मेरा योगदान था कि मेरी गोली कांड पे आज उत्तराखंड की स्थापना हुई। जेल जाने की वजह से अंडी तिवारी जी ने हमको जो है सरकारी नौकरी दी। जितने लोग जेल गए हैं वो लोग सरकारी नौकरी करेंगे। तो ये योगदान था मेरा उत्तराखंड बनाने के लिए। मैंने अलग जगाई और मेरे भाषण में गोली कांड हुआ, जिससे उत्तराखंड की रचना हुई। सर मेरा दूसरा सवाल ये है सीट को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले चुनावों से एक तरह से सतर्क हो गई है और कई बार शीर्ष नेतृत्व ने भी ये कहा है कि करके हम जो है इस बार अच्छे जनप्रतिनिधि को जो है चुनाव में टिकट देंगे। जिस तरह से सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कई दावेदार हैं, एक तरह से आप देख लीजिए नवतेज पाल जी जो हैं वो किसान मुद्दे पर एक तरह से मुखर बने हुए हैं, दूसरे नारायण पाल जी हैं और तीसरी मालती विश्वास जी हैं। अपने आप को आप कैसे देखते हैं कि आपको टिकट फाइनल हो पाएगा? क्या आपके सामने इन चुनौती नहीं है पार्टी के अंदर ही? नहीं, सारे प्रत्याशी बहुत बढ़िया हैं। कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी होगा वाकई में वो आदमी, वो प्रत्याशी सोने की तरह खड़ा होगा। ये तीनों ने जो नाम लिया आपने, बहुत अच्छे लोगों को सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और जितने लोग अन्य पार्टियों के साथ जुड़ के भी काम कर रहे हैं, सभी लोगों के साथ मैं चाहता हूं कि किसी को भी हमारे कांग्रेस वाले को अगर टिकट मिलेगा, कांग्रेस का जो समर्पित कार्यकर्ता होगा, जो मूल कांग्रेस से होगा, मैं उस आदमी को बहुत दिल से चुनाव लड़ाऊंगा। मुझे टिकट मिले या किसी मेरे भाई को मिले, किसी भी मेरे मित्र को मिले, मैं उनके साथ खड़ा हूं और कांग्रेस के लिए काम करूंगा और कांग्रेस का विधायक सितारगंज से 2022 में बना के भेजूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। सर एक सवाल ये है कि करके जनता के मन का एक सवाल है कि जनता आपको जनप्रतिनिधि क्यों चुने? अगर आपको टिकट मिल जाता है, आपको जनता किस वजह से आपको अपना जनप्रतिनिधि बनाए? वो आप में कौन सी चीज़ें देखे? सबसे पहले तो वो देखा कि मैं स्थानीय व्यक्ति हूँ। स्थानीय व्यक्ति स्थानीय समस्या को जरूर जाके करीब से देख सकता है। बाहर से आया हुआ आदमी 1 महीने में 3 दिन यहाँ रह के कभी भी स्थानीय व्यक्ति की समस्या, उसकी गहराई को नहीं समझ सकता है। मैं आपका पड़ोस का रहने वाला हूँ, कभी भी स्कूटी में आके घर में आपके बाजार में मिलोगे, आपके साथ मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है या आपके घर में कहीं पानी भर गया, किसी आदमी को वहाँ नाली नहीं है, रोड नहीं है, मैं स्वयं जाके देख सकता हूँ। लेकिन जो अभी हमारे प्रतिनिधि यहाँ काम कर रहे हैं, बगुणा जी विधायक हैं, वो बेचारे रहने वाले दिल्ली के हैं, बड़े परिवार के आदमी यहाँ कीचड़ में गंदगी में क्यों आएंगे? वो तो महीने में 3 दिन एज ए टूरिस्ट यहाँ आते हैं, चंटू बंटू चार उनको समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, इधर नहीं उधर जाओ। मूलभूत जहाँ समस्या है वहाँ उनको जाने नहीं देते। विकास का पहिया और विकास का हैंडल वो घुमा के दूसरी तरफ फेंक दिया है। बगुणा जी की राह बड़ी आज कटीली हो गई है। एक तरह से आप सीधे सीधे बहुगुणा जी पर निशाना साध रहे हैं। जब पिछले ही दिनों मैंने उनसे एक इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा था यही सवाल कि एक तरह से बाहरी व्यक्ति लोग जब आप पर आरोप लगाते हैं, आप उस कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, खासकर कांग्रेस से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो मुझे बताएं कि कांग्रेस के जो सुप्रीम लीडर कह लें या फिर राहुल गांधी को उन्होंने कहा था कि वो सीधे केरल से, वायनाड से चुनाव लड़े हैं, तो उनके बारे में वो पहले बोलें। नहीं, राहुल गांधी तो उनके भी नेता थे। कांग्रेस तो हमने अब देखी है, उनके दादा कांग्रेस है, उनके पिता कांग्रेस है, वो कांग्रेसी। वो तो अवसरवाद के हिसाब से उन्होंने कहा यहाँ हार जाएंगे तो उधर निकल लो, वहाँ निकल लिए। अब उनको लगेगा कि यहाँ जीतने वाले हो तो कूद के थैला पकड़ के इधर आ जाएंगे। हम अवसरवादी लोग नहीं हैं। उत्तराखंड का निवासी अवसरवादी नहीं हो सकता है।
देव स्थान है उत्तराखंड। अब यहाँ की जनता उसको ही चुनाव में जिताएगी जो आदमी यहाँ का स्थायी निवासी होगा और उनका दुख दर्द समझेगा। दुख दर्द समझने वाला ही दुख का निवारण कर सकता है। उनका ये कहना गलत है कि उनका कहाँ से जीता, वो कहाँ से लड़ा, कहाँ से हारा। वो भी मूल रूप से कांग्रेसी हैं और आज वो ललक लगाए बैठे कि कांग्रेस में आना चाहूँगा। स्वागत है। सर एक सवाल मेरा ये है, जिस तरह से हम यहाँ पर आपके ऑफिस में आए हैं, हमने देखा है कि आपके ऑफिस में कुछ लोग जो है जन समस्या की, जो खासकर बिजली की जो समस्याएं हैं या राशन कार्ड जो बनने हैं, उनको लेकर आप जो है जनता की समस्याएं जो है सुलझा रहे हैं अपने माध्यम से। तो ऐसा है, मैं कोई नेता नहीं हूँ, न मेरे पिताजी मंत्री न मेरा भाई मंत्री, दोनों भूतपूर्व सैनिक हैं। मैं एक पढ़ा लिखा MSc PhD आदमी इसी गांव का खेत खोद के पौध लगा के धान काट के यहाँ पहुँचा हूँ और मैं जन समस्याओं को समझ सकता हूँ कि जो आम गरीब आदमी है उस आदमी को किस दिक्कत का सामना करना पड़ता है और कौन सी समस्याएं उसको रूबरू हो रही हैं। उस समस्या का समाधान के लिए मैंने रास्ता निकल आई कि भाई जाके हमारी टीम गांव में जाएगी और गांव में जो लोग हैं उनकी समस्या सुनेंगे कि भाई आपका क्या समस्या, घर की, आपके क्षेत्र की समस्या क्या है। उस क्षेत्र की समस्या को सुनने के लिए मेरी ये टीम वहाँ जा रही है इस समय और लोगों की समस्या सुन रही है। वो समस्या का समाधान करने के लिए हम उनके फाइल और कागज़ यहाँ तैयार कर रहे हैं, फिर ऑफिस में जाके उस समस्या का समाधान करके उसका समाधान उस व्यक्ति के घर तक पहुँचा रहे हैं। कायदे में जनप्रतिनिधि का और जनता का और सरकार का यही तो आपस में रिश्ता है कि जिसको आपने चुना है वो आपकी समस्या सुने और उस कार्यालय से, उस जगह से उसका समाधान करके आपके द्वार पहुंचाए। ये तो हमारी वो पहले वो थी आस्था थी कि हमारे साथ जो राज्य बनेगा तो उस राज्य का उदाहरण यही तो थी कि हमारे बीच का आदमी चुन के जाए, हमारी समस्या सुन के जाके उस कार्यालय से, उस ऑफिस से, उस जगह से मेरी समस्या का समाधान करके मेरे द्वार को लेके आए। ये तो जनता चाहती है, वो काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा सर, मेरा काउंटर सवाल इस पर यह है कि मान के चलिए अभी चुनाव का समय है, जिस तरह से हो सकता है चुनावी लाभ के लिए ऐसा आप कर रहे हों। इससे पहले क्या आपके द्वारा कोई ऐसे काम किए गए हों जिससे जनता को जो है लाभ मिला हो? इससे पहले सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं, ये मंदिर निर्माण है भवनपुरी में, मैंने सबसे बड़ा योगदान, पहाड़ी रामलीला है यहाँ पर एक, वहाँ पर लोग कीचड़ में रामलीला देखने जा रहे थे, पूरा फर्श वहाँ के विधायक ने वहाँ पर 5 लाख रुपए दिए। एक विधायक की निधि का 5 लाख रुपए का मतलब होता है कि 20-25% कमीशन चला गया, कुछ उनको चला गया, तो 3 लाख 2 लाख रुपए खर्चा होता है। मैंने अपनी जेब से 4.5 लाख रुपए का पूरे ग्राउंड में फर्श डाल दिया, जो कि आम जनता के काम आया और हर आदमी के काम आया। ये मेरा पहले से ही यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पण था कि हाँ, मैं यहाँ के लोगों के लिए कार्य करूँगा। मैं सरकारी नौकर नहीं होता अगर, तो आप देखते कि मैं जनता के लिए, मैं जो लोग थे जिनकी व्यक्तिगत समस्या होती थी, अपने आप जाके उनको सुलझाता था। तो लोग कहते थे कि आपको मेरी उम्र लग जाए, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। ये मैंने काम किए हैं क्षेत्र में पहले। सर मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि यहाँ पर राणा समाज रहता है जी, जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, आप भी जानते हैं। अगर आप जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं यहाँ के, आप उनके विकास के लिए क्या क्या करेंगे? 20 साल उत्तराखंड को बने हो गए। मैं आपको एक बहुत बड़ी सूचना देना चाहता हूँ। जो सितारगंज क्षेत्र है, इसकी जो रचना हुई है वो मीरा बरा राणा से हुई है। जो लोग महाराणा प्रताप के वंशज वहाँ से जंगलों से भागते हुए यहाँ आए, वो 12 परिवार यहाँ पर बसे। उन लोगों ने जंगल को काट काट के, यहाँ के झाड़ियों को, पेड़ों को साफ कर करके इसको बसाया है, इस क्षेत्र को, और यहाँ पर खेती बाड़ी पैदा करी। और यहाँ पर जब खेत बन गए तो बाहर से अन्य जगहों से लोग भी आकर रहने लग गए और इस सितारगंज का निर्माण राणाओं ने किया। लेकिन मुझे दुख होता है इस बात का, 20 साल की राजनीति करने वाले आदमी, उन्हें राणाओं को पर्दों के पीछे धकेल दिया। उन लोगों ने बोला बिकाऊ है। कैसे बिकाऊ हो सकते हैं? महाराणा प्रताप क्या बिकाऊ थे? अपने देश के लिए खून की लड़ाई लड़ दी, पूरा खून बहा दिया। वो आदमी बिक सकते हैं? उन लोगों ने उनको वोट के रूप में यूज किया है और मैं ये कभी कदापि नहीं होने दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि नकुलिया सभा में मैंने तब भी कहा कि 620 एकड़ ज़मीन
थारों की उस सिडकुल में गई है और वहाँ के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। जिसकी ज़मीन सिडकुल में दबा दी गई, उनका मुआवजा तक नहीं दिया गया और उसके बच्चे सिडकुल पड़ोस में लगा हुआ है और बेरोजगार घूम रहे हैं और बाहर से आदमी आगे नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग आज तक, बाहरी लोग यहाँ के नेता रहे हैं, उन लोगों ने इनसे दलाली खाई है, कमीशन खाया है, तभी स्थानीय व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला है। सिडकुल वाले कहते हैं, फैक्ट्री वाले, भाई हमने तो अपना महीने का कमीशन दे दिया, हम क्यों तुम्हारे कहने पर नौकरी दें? नहीं कह पाते हैं, वो कह नहीं पाते हैं। अरे मैंने महीना ले लिया, मैं कैसे कहूँगा किसी के रोजगार के लिए? मैं तब कह सकता हूँ जब मेरा जमीर जिंदा होगा और मैं कहूँगा कि नहीं, मेरे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दो। तो मजबूरी में देंगे, कहें भैया हम महीना नहीं दे रहे हैं इस आदमी को, इसको रोजगार देना पड़ेगा। 70% आरक्षण में सबसे पहला हक राणाओं का है, क्योंकि वो यहाँ के सर्जन करता है, रचना करी है उन्होंने यहाँ की, उनको ठुकराएगा इन लोगों ने। लेकिन राणा लोग जाग नहीं रहे, 2-3 लोग फायदा उठा रहे हैं। बोला मुमा को अच्छा ही गाओ, अरे तो मुमा कर लो तो का बनाओ, तो को का बनो भैया, मुमा कर ली ता तो बताइए है, तू तो वहीं पर है भाई, मुमा छाप रहा है तो मुमा को छापने दे, तू तो जाग। राणाओं को जागने का समय है और स्थानीय व्यक्ति उनका समस्या का समाधान करेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर राणाओं का यहाँ उत्थान नहीं हुआ, अपना अगर मैं विधायक चुन भी जाऊँगा तो उसी विधानसभा में त्यागपत्र के मुँह में दे के मारूंगा। मेरा आपसे वादा है इस बात का। सर अभी यशपाल आर्य जी जो है कांग्रेस में दोबारा आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी एक तरह से उसे उत्साह के रूप में देख रही है। आपको क्या लगता है कि कितना फ़ायदा होगा पार्टी को इससे? देखिए, यशपाल जी इस क्षेत्र के सर्वमान्य पुराने नेता रहे हैं और ये हमारे खटीमा से लेकर ओखलकांडा तक एक ही विधानसभा हुआ करती थी। वो वहाँ के चुने हुए 2 बार के पुराने विधायक रहे हैं और हर यहाँ की जितनी भी ये उस विधानसभा का कट के अब जो विधानसभा 5-6 बन गई हैं, सब जगह उनका प्रभाव है। जिस भी विधानसभा में वो जाएंगे वहाँ पर असर करेंगे। वो कांग्रेस में आए हैं, समझ लो कि 7-8 सीटें तो यहीं फर्क डालेगी। और हमारे सितारगंज में विशेषकर यशपाल जी का विशेष प्रभाव रहा है। उधम सिंह नगर में जिस सीट में चाहे उस सीट में जिसको चाहे उसको पटके मार सकते हैं और उनके पास थोड़ा सा एक पुराना अनुभव रहा है। और हमारा जैसा कि उत्तराखंड का एक भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से पंडित, ठाकुर, ब्राह्मण और दलित, इन पर 3 जगहों पर बटा हुआ है हमारा समाज। तो दलित चेहरा एक बहुत बढ़िया आप कह सकते हैं यशपाल जी हैं और दलित चेहरा आने से हमारे कांग्रेस की जो पुरानी नीति रही है कि भाई दलितों का उत्थान पहले करा जाए, तो उसको बल मिलेगा और हमारे इस कांग्रेस के पार्टी के परिवार को उत्तराखंड में एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई ताकत मिलेगी और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बन के रहेगी। सर दशहरा का त्यौहार आने वाला है और विजयदशमी के इस पावन उपलक्ष्य पर आप अपनी क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? जिस प्रकार हमारे देश में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है, असत्य पर सत्य की जीत है और भगवान श्री राम के द्वारा दिए गए जितने भी संदेश हैं उससे मैं युवाओं को कहूँगा कि प्रेरणा लेने के बाद अपने देश के, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें, जिससे कल के दिन आने वाले समय में वो उच्च पद पर जाएंगे, वह अपने क्षेत्र की सेवा करके उसको समृद्ध बनाएंगे। मैं सभी क्षेत्रवासियों को इस दशहरे की, विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे कान्याल जी को, जिन्होंने अपने विचार रखे। मैं फिर से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपनी कीमती समय जो है हमें दिया और हमसे बात की और अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से रखा। इसी तरह से हम आपके सामने जनप्रतिनिधि के विचारों को लेकर आते रहेंगे। उनके विचार विकास के कार्यों को लेकर वो क्या सोचते हैं, लोगों के उत्थान के लिए वो क्या सोचते हैं, ऐसे ही मैं आपके सामने विषय लेकर आता रहूँगा। मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन विवेक के साथ, थारू समाचार।